पहले आई रिपोर्टों में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या के मामले में कई तरह से उन्हें मारने का जिक्र किया जा चुका है, लेकिन अब ईरान के अधिकारियों ने कहा है कि उनकी हत्या सड़क के बीचों बीच एक दूर से संचालित मशीन गन की मदद से की गई है। हालांकि वो अब भी अपने इस रुख पर कायम है कि उनकी हत्या के पीछे इसराइल का हाथ है। उनकी हत्या 27 नवंबर को कर दी गई थी। इसके पीछे ईरान का तर्क बहुत सरल है कि इसराइल उन कुछ देशों में शामिल है जिसके पास ईरान की धरती पर इस तरह के हमले करने की क्षमता और पर्याप्त वजह हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा आम सहमति वाला तर्क ये भी है कि इसराइल ने पहले भी ऐसा किया है। दरअसल 2010 से 2012 के बीच ईरानी परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कम से कम 4 वैज्ञानिक मारे गए हैं और 5वां वैज्ञानिक एक अन्य हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था। लेकिन इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अकेले इन गुप्त ऑपरेशनों को अंजाम दे, ऐसा नहीं लगता है। इसराइल के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के रेज जिमेट बीबीसी मुंडो से कहते हैं कि मोसाद ऐसे ऑपरेशनों की जिम्मेदारी कभी नहीं लेता है, क्योंकि कोई भी संभावित ईरानी प्रतिशोध को न्योता नहीं देना चाहता है। लेकिन निश्चित तौर पर जब ईरान और वहां चलने वाले खुफिया ऑपरेशनों की बात आती है, खासकर परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ, तो ऐसे कम ही देश हैं जो इसमें दिलचस्पी लेते हों। आमतौर पर ये मोसाद और CIA या दोनों के सहयोग से किया जाता है। खुफिया ऑपरेशन की मदद से ईरानी परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारने की कोशिश में दोनों ही एजेंसियां लंबे समय से लगी हुई हैं। पिछले साल जर्नल ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज में रिचर्ड महेर ने इस विषय पर एक अकादमिक लेख लिखा था। वो इस तरह के ऑपरेशन की बात इस सदी की शुरुआत से करते आए हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले के प्रोफेसर महेर कहते हैं, उन्होंने सबसे पहले उस सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश के साथ इसकी शुरुआत की थी जिस पर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए भरोसा करता था। वो बीबीसी मुंडो से बातचीत में कहते हैं, निश्चित तौर पर चूंकि ईरान का ये कार्यक्रम गुपचुप तरीके से चल रहा था, इसलिए वो जरूरी उपकरण खुले तौर पर नहीं खरीद सकता था, इसलिए उसे बीच के मध्यस्थ चैनलों का सहारा लेना होता था। संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरे देशों ने उसके इसी प्रयास को तोड़ने की कोशिश की। कई बार वे इसे तोड़ने में सफल भी रहे। बाद में अमेरिका और इसराइल ने मिलकर सफलतापूर्वक स्टक्सनेट कंप्यूटर वर्म विकसित किया। इसे उस वक्त सबसे बड़ा और सबसे महंगा मैलवेयर बताया गया था। इसका असल मकसद ईरानी नेटांज परमाणु संयंत्र को निशाना बनाना था। 2007 से लेकर 2010 के बीच इस संयंत्र पर कई साइबर अटैक हुए, जिसने अनुमान के मुताबिक इसके 5वें सेंट्रीफ्यूज को बंद कर दिया था। जनवरी 2010 में एक मोटरसाइकिल बम धमाके में परमाणु वैज्ञानिक मसूद अली मोहम्मद मारे गए थे। वो मारे गए 4 परमाणु वैज्ञानिकों में से पहले थे जिनकी हत्या हुई। इसके बाद के 2 सालों में 3 और वैज्ञानिक मारे गए। 27 नवंबर 2010 को एक अन्य परमाणु वैज्ञानिक माजिद शाहरियारी की हत्या उनकी कार में हुए बम धमाके में हुई थी। उसी दिन इसी तरह की एक और वारदात में उनके साथी फर्रायदून अब्बासी गंभीर रूप से घायल हुए थे। जुलाई 2011 में भौतिक वैज्ञानिक डारियस रेजाइनजाद की उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसके अगले साल 2012 की जनवरी में मुस्तफा अहमदी रोशन की एक और बम धमाके में हत्या कर दी गई। रिचर्ड महेर का कहना है, आम समझ ये है कि इन हत्याओं के पीछे इसराइल का हाथ था। अमेरिका का शायद इससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि जनवरी 2015 में ईरान ने यह दावा किया था कि उसके एक वैज्ञानिक की हत्या की कोशिश को नाकाम किया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि उस साल परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर की वजह से खुफिया ऑपरेशन में कमी आई थी। हालांकि 2018 की शुरुआत में मोसाद ईरानी परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई दस्तावेजों को वहां से पाने में कामयाब रहा था, जहां इसे छिपा कर रखा गया था। साल 2020 में खुफिया ऑपरेशनों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली है। इस साल गर्मियों में नेटांज परमाणु संयंत्र में एक रहस्यमयी विस्फोट हुआ था। इसके लिए भी ईरान मोसाद को जिम्मेवार ठहराता है। मोहसिन फखरीजादे की हत्या भी इसी साल हुई। उनके दस्तावेज 2 साल पहले चोरी हो गए थे। वो AMAD प्रोजेक्ट के डायरेक्टर भी रह चुके थे। ये ईरान की ओर से परमाणु हथियार बनाने को लेकर शुरू की गई एक गोपनीय पहल थी, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था। रेज जिमेट बीबीसी मुंडो से कहते हैं कि इसे ईरान का अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटने के तौर पर देखा गया था, क्योंकि परमाणु समझौते के तहत अमेरिका ने इससे निकलने का फैसला किया था। रेज बताते हैं, तब से ईरान ने अपनी परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में उल्लेखनीय कामयाबी हासिल की है और इसराइल को समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे ईरान के इस कार्यक्रम में बाधा डाल पाए। हालांकि रेज और रिचर्ड महेर दोनों ही फखरीजादे की मौत को एक अहम पड़ाव मानते हैं, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक अब तक मारे गए हैं वो उनमें सबसे प्रमुख नाम थे।
मिडलसबरी इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर फिलिप सी ब्लीक का कहना है कि इस बात का आकलन करना बहुत मुश्किल है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े लोगों की हत्या करने के इस्राएल की इन कोशिशों का ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर क्या असर पड़ेगा। विज्ञान और तकनीक के अनुभव के मामले में तो लगभग उनकी भरपाई संभव है, लेकिन जहां तक नेतृत्व और प्रशासनिक क्षमता की बात है तो उसकी कमी को पूरा करना निश्चित तौर पर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही लोगों में ये क्षमता मौजूद होती है। प्रोफेसर ब्लीक कहते हैं, मोहसिन फखरीजादे ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम में अहम भूमिका अदा की थी और इससे बहुत गहराई से जुड़े थे, इसलिए उनकी कमी को पूरा करना वाकई में इतना आसान नहीं होगा। हालांकि रैज का मानना है कि उनकी हत्या का असर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर उतना नहीं पड़ेगा जितना कि ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिशों को फिर से शुरू करने की क्षमता पर पड़ने वाला है। जबकि रिचर्ड मेहर कहते हैं कि इस्राएल का मकसद ये भी हो सकता है कि वो अमेरिका में भविष्य में आने वाले जो बाइडेन की सरकार के साथ ईरान की कूटनीतिक तालमेल की संभावना को और भी कठिन बना दे। मेहर इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि बाइडेन ने कहा है कि वो 2015 के परमाणु समझौते की शर्तों पर लौटना चाहेंगे, जबकि ट्रंप और उनकी विदेश नीति की टीम और ना ही इस्राएल ऐसा चाहते हैं। यदि ऐसा है तो रैज जिमेट ये नहीं मानते हैं कि इस्राएल अपनी कोशिश में कामयाब हो चुका है। वो कहते हैं, राष्ट्रपति रूहानी ने साफ किया है कि ईरान ज़ायोनीवादी जाल में नहीं पड़ने वाला है, इसलिए मेरी राय है कि जब तक बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठ नहीं जाते हैं तब तक ईरान इंतजार करेगा। अगर ईरान को लगता है कि बाइडेन प्रतिबंधों को उठाने और परमाणु समझौते पर लौटने के लिए तैयार है तो वो भी ऐसा ही करेगा। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस्राएल क्या करता है। और इस्राएल के इस विशेषज्ञ का ये भी मानना है कि पिछले 2 दशकों के खुफिया ऑपरेशन ने निश्चित तौर पर परमाणु कार्यक्रमों को प्रभावित किया है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नेटजा परमाणु संयंत्र पर हुए साइबर हमले की वजह से ईरान के परमाणु प्रयासों में कम से कम 1 साल या फिर शायद 1.5 साल की देरी हुई है। रैज जिमेट का मानना है कि सभी को पता है कि इन खुफिया ऑपरेशनों से ईरान को परमाणु संपन्न राज्य बनने से नहीं रोका जा सकता है, इससे सिर्फ इसमें थोड़ी देरी ही हो सकती है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये देरी करवाना भी एक रणनीति है।